इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 21 ऑफ सी प्लस प्लस और जो टॉपिक है दैट इज सी प्लस प्लस क्लास मेंबर फंक्शंस। सो एक क्लास के मेंबर फंक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं हम। अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास इज अ फंक्शन दैट हैज इट्स डेफिनेशन और इट्स प्रोटोटाइप विद इन द क्लास डेफिनेशन लाइक एनी अदर वेरिएबल। जैसे हम किसी क्लास में वेरिएबल्स लेते हैं वैसे ही जिन फंक्शंस को हम क्लास में इंक्लूड करते हैं उन्हीं को हम मेंबर फंक्शन कह देते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ विच इट इज अ मेंबर एंड हैज एक्सेस टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लास फॉर दैट ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये तो थ्योरेटिकल हो गया, बाकी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। लेट अस टेक प्रीवियसली डिफाइंड क्लास टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द क्लास यूजिंग अ मेंबर फंक्शन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एक्सेसिंग देम। जैसे कुछ वेरिएबल्स हैं उनको हम अब किसी फंक्शन के थ्रू या मेंबर फंक्शन कह लीजिए उसके थ्रू एक्सेस करेंगे। जैसे लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, उसको डायरेक्ट एक्सेस ना करके हम गेट वॉल्यूम करके या एक फंक्शन के थ्रू इन वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो एक बॉक्स नाम की हमने क्लास बनाई, उसमें पब्लिक स्पेसिफायर यूज किया। लेंथ ब्रेड्थ हाइट को हमने मतलब डाटा टाइप लिया है, ये डेसिमल में होंगी इनकी वैल्यूज। तो ये लेंथ ऑफ बॉक्स है, ये ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स और ये हाइट ऑफ बॉक्स है। और एक हमने फंक्शन ले लिया गेट वॉल्यूम, उसका रिटर्न टाइप क्या है डबल, और उसमें वैल्यू क्या पास करें मतलब पैरामीटर वॉइड कुछ भी नहीं। तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए है, तो रिटर्न्स बॉक्स वॉल्यूम। तो यहाँ तक तो हमने फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया, इसको डिफाइन हम आउटसाइड क्लास करेंगे। तो ये हमारी कंप्लीट क्लास हो गई, कौन सी क्लास? बॉक्स क्लास। नाउ नेक्स्ट है डिफाइनिंग क्लास मेंबर फंक्शंस। अभी तो हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था, अब एक क्लास मेंबर फंक्शन को हम डिफाइन सपोज कर रहे हैं। तो डिफाइन करने के दो तरीके हैं, या तो क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दे मतलब इनसाइड द क्लास डिफाइन कर दे, या फिर आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास में क्या होगा, जैसे यहाँ डिक्लेयर किया है हमने, डिक्लेयर करके आउटसाइड क्लास डिफाइन करेंगे। दूसरा मेथड है इनसाइड क्लास। तो इनसाइड क्लास के लिए तो ये तरीका है, देखिए यहाँ पे। देखिए मेंबर फंक्शंस कैन बी डिफाइंड विद इन द क्लास डेफिनेशन और सेपरेटली। जब क्लास के अंदर है तो नॉर्मल फंक्शन की तरह लिख देंगे, लेकिन जब आउटसाइड क्लास उसको डिफाइन करेंगे तो हम किसका यूज करते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये जो चार डॉट्स होते हैं उसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। ये चार डॉट्स एक साथ ऐसे लिखते हैं ना। वो हम देख लेंगे अभी एक एग्जाम्पल में। So defining a member function within the class definition declares the function inline and inline even if you do not use the inline specifier. So either you can define volume function as below. देखिए कुछ inline functions होंगे, inline functions कुछ नहीं है तो उसमें आगे inline कीवर्ड लिखा रहता है। तो और कुछ वो कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेटर रहते हैं inline functions। तो जो क्लास के जो मेंबर फंक्शंस होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इनलाइन होते हैं। लेकिन किसी आउटसाइड फंक्शन को हमें इनलाइन करना होता है तो इनलाइन लिखना पड़ता है। इनलाइन जो टॉपिक है इनलाइन फंक्शंस, वो एक सेपरेट वीडियो में आएगा, बट एज ऑफ नाउ हम देखते हैं कि मेंबर फंक्शन को इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास कैसे हम डिफाइन करते हैं। सो डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास, तो बॉक्स नाम की क्लास ली है। फिर लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये एट्रीब्यूट्स हो गए या फिर वेरिएबल्स, ठीक है। अब गेट वॉल्यूम जो हमने फंक्शन यहाँ पे देखिए ये डिक्लेयर किया था, इसको हम विद इन क्लास डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम है, तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और ये फंक्शन यहाँ एंड और ये क्लास यहाँ एंड, सेमीकोलन से हम क्लास को एंड कर देंगे। अब अभी तो हमने मेंबर फंक्शन को इनसाइड क्लास डिफाइन किया। नाउ लेट्स डिफाइन द मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। So defining member function outside of the class. If you like, you can define the same function outside the class using the, जब outside the class हम define करते हैं तो उसमें हम किसकी मदद से करते हैं? Using scope resolution operator। ये जो चार डॉट्स इस तरीके से हैं, this is known as scope resolution operator। इसकी मदद से हम आउटसाइड क्लास के बाहर जो फंक्शन है उसको डिफाइन करते हैं। डिक्लेयर हमने इनसाइड क्लास कर दिया, देखिए। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये जो गेट वॉल्यूम फंक्शन है किसको बिलोंग कर रहा है? बॉक्स क्लास को। लेकिन इसको जब हम डिफाइन करेंगे बाहर, डिफाइन का मतलब होता है एक्चुअल कोड इस फंक्शन के लिए लिखना। तो वो जब लिखेंगे तो हमें जैसे आउटसाइड क्लास करे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो
ये सपोज बॉक्स जो हमने क्लास बनाई थी उसको बिलोंग कर रहा है, तो इसको बॉक्स क्लास से कनेक्ट करके दिखाते हैं हम, तो उसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका मतलब होता है, देखिए सेम फंक्शन वही है, इसकी रिटर्न टाइप इधर रहेगा फंक्शन का, वॉइड उसका पैरामीटर था और ये इसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का। लेकिन बस यहाँ एक नई चीज, ये वाली चीज ऐड कर देनी है इसमें कि ये गेट वॉल्यूम जो फंक्शन है किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो बॉक्स क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि क्लास का नाम लिखना, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर जो भी नॉर्मल फंक्शन का नाम और बाकी चीजें। तो ये तरीका होता है कि मेंबर फंक्शन को आउटसाइड क्लास डिफाइन करने का। हियर ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू वुड हैव टू यूज क्लास नेम जस्ट बिफोर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से पहले आपको क्लास का नाम लिखना होगा। ये बॉक्स क्या है, क्लास है, ये देखिए ये वाली, ठीक है, इसी क्लास को ये फंक्शन बिलोंग कर रहा है ना, गेट वॉल्यूम। बस हमने यहाँ पे ये देखिए, यहाँ मेन कोड में डिक्लेयर अंदर कर दिया है, लेकिन इसका एक्चुअल कोड हम बाहर लिख रहे हैं। लेकिन इससे प्रीवियस केस में डिक्लेयर भी अंदर ही किया, कोड भी अंदर ही लिख रहे हैं, दैट मीन्स ये इनसाइड क्लास हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। लेकिन ये तरीका होता है क्लास के बाहर फंक्शन को डिफाइन करने का। अब मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कैसे किया जाता है, जैसे वेरिएबल्स को एक्सेस हम डॉट की मदद से कर रहे थे, इसको भी डॉट ऑपरेटर की मदद से ही हम एक्सेस करते हैं। किसको, मेंबर फंक्शंस को। मेंबर फंक्शंस को कॉल करने का तरीका क्या होता है, जो भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट का यूज कर लेंगे और उस फंक्शन का नाम लिख देंगे। सो अ मेंबर फंक्शन विल बी कॉल्ड यूजिंग अ डॉट ऑपरेटर ऑन अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही बुलाएगा उसको, है ना, वेयर इट विल मैनिपुलेट डाटा रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट ओनली एज फॉलोज। फिर उस फंक्शन पे जो भी वो ऑब्जेक्ट काम करना चाहे कर सकता है। तो एक माई बॉक्स नाम का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, बॉक्स को। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। फिर ये ऑब्जेक्ट गेट वॉल्यूम को बुलाना चाह रहा है, तो कैसे बुलाएगा, कॉल मेंबर फंक्शन फॉर द ऑब्जेक्ट। मेंबर फंक्शन मतलब ये गेट वॉल्यूम किसका मेंबर है, किसका मेंबर फंक्शन है, बॉक्स क्लास का, और माई बॉक्स इसका ऑब्जेक्ट है बॉक्स का। तो ये ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है गेट वॉल्यूम को। तो कैसे एक्सेस करेगा, माई बॉक्स डॉट गेट वॉल्यूम, नॉर्मली यही तरीका है कॉल करने का। फिर ये गेट वॉल्यूम जो है आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस पुट अबव कॉन्सेप्ट्स टू सेट एंड गेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट क्लास मेंबर्स इन अ क्लास। अलग अलग मेंबर्स की वैल्यू को सेट करना और फिर उनको गेट करना, गेट मतलब एज एन आउटपुट शो करना। तो वो हम देखते हैं एग्जाम्पल में। सो देखिए यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये बॉक्स क्लास हो गई। पब्लिक स्पेसिफायर हो गया लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है, ये लेंथ ऑफ बॉक्स है, ये ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स है, एंड दिस इज हाइट ऑफ बॉक्स। मेंबर फंक्शंस पहले यहाँ डिक्लेयर कर दिए, बाद में हम इनको डिफाइन कर देंगे। क्या क्या फंक्शंस लिए हमने, गेट वॉल्यूम, इसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल, और वॉइड मतलब कोई पैरामीटर नहीं है। फिर लेंथ ब्रेड्थ हाइट को हम कैसे सेट कर रहे हैं, इसकी मदद से, फंक्शंस की मदद से। इनका भी रिटर्न टाइप वॉइड है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, और लेकिन इसमें पैरामीटर क्या पास हो रहा है, लेंथ टाइप का एक वेरिएबल पास करेंगे जो डबल टाइप का है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पास कर रहे हैं। तो ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू को सेट करने के लिए फंक्शंस हो गए। गेट वॉल्यूम आपको इसका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम रिटर्न करके दे देगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके, ठीक है। तो ये क्लास डिफाइन हो गई। अब ये जो चारों फंक्शंस हैं इनको हम आउटसाइड क्लास डिफाइन करेंगे। यहाँ सिर्फ डिक्लेयर किए हैं, पर अब हम इन चारों को आउटसाइड क्लास क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। मेंबर फंक्शन डेफिनेशंस। तो पहला फंक्शन क्या था, गेट वॉल्यूम, ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, बॉक्स क्लास को। और तो बॉक्स लिख के स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से हमने दिखा दिया कि ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। अब इसको हम कंप्लीट इसका कोड लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बाकी ये पैरामीटर रिटर्न टाइप ये तो नॉर्मल ही लिखा जाएगा। फिर सेट लेंथ वाला लेंगे फंक्शन, ये भी किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, बॉक्स को। तो डबल लेंथ ये इसका पैरामीटर है, और ये लेंथ किसको किसको असाइन हो जा रही है, जो लेंथ वेरिएबल है, ये रहा लेंथ। तो इस वाले जो ऑब्जेक्ट होगा, जो भी वो आर्ग्यूमेंट पास करेगा वो लेंथ में आएगी, और वो लेंथ वाली वैल्यू किसको एलोकेट हो जाएगी, लेंथ को। ऐसे ही सेट ब्रेड्थ, ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, बॉक्स को। तो डबल ब्री मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट आएगी वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, ब्रेड्थ को, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल्स की वैल्यू सेट हो गई। ऐसे ही हाइट की हो गई,
हाइट में जो भी वैल्यू होगी वो इधर एलोकेट हो जाएगी। और ये सेट हाइट, ये फंक्शन किसको बिलोंग कर रहा है? बॉक्स को बॉक्स वाली क्लास को। अब मेन फंक्शन प्रोग्राम का क्या होगा? हमने बॉक्स वन बॉक्स टू नाम के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, दोनों किस क्लास को बिलोंग करें? बॉक्स क्लास को। तो देखिए, डिक्लेयर बॉक्स वन ऑफ टाइप बॉक्स, ये बॉक्स टू ऑफ टाइप बॉक्स, फिर डबल वॉल्यूम को इनिशियली हमने क्या ले लिया? वॉल्यूम में हम वॉल्यूम जो वैल्यू है वो लेंगे। इनिशियली उसको 0.0 हमने वैल्यू एलोकेट कर दी। ये वेरिएबल है वॉल्यूम को स्टोर करने के लिए, तो स्टोर द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स हियर। तो बॉक्स वन के स्पेसिफिकेशन हम सपोज सेट करते हैं। जो पहला ऑब्जेक्ट है तो वो तीनों फंक्शंस को एक्सेस करेगा, डॉट सेट लेंथ, सेट ब्रेड, सेट हाइट। तो उसने अपनी वैल्यूज क्या पास कर दी? 6, 7, 5। तो फिर बॉक्स वन के लिए लेंथ, ब्रेड, हाइट कितनी हो जाएगी जो इन फंक्शंस को हमने पास की? जैसे सेट लेंथ 6 पास की है, तो ये सेट लेंथ और डबल लेंथ में 6 वैल्यू चली गई। ये 6 किसको असाइन हो जाएगी? 6.0 6.0 किसको असाइन हो गई? लेंथ को। तो इस तरीके से बॉक्स वन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 6, ब्रेथ कितनी होगी? 7 और हाइट 5। तो फिर वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा उससे। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या था फॉर्मूला? उस बॉक्स वन का वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 6 इंटू 7 इंटू 5, जो भी उसका वॉल्यूम निकलेगा। अभी तो वॉल्यूम वाला फंक्शन हमने बोला भी नहीं है, अभी तो हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट उसको उसको सेट कर रहे हैं अभी। तो बॉक्स टू के स्पेसिफिकेशन में बॉक्स टू जो ऑब्जेक्ट है वो फिर इन फंक्शंस को कॉल करेगा और ये आर्ग्यूमेंट्स पास करेगा। तो इससे लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेट हो गई इसकी। तो अब देखते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम क्या होगा। बॉक्स वन का वॉल्यूम, मतलब बॉक्स वन जो ऑब्जेक्ट था उसका वॉल्यूम हमने उसको बुलाएंगे हम गेट वॉल्यूम फंक्शन को। तो ये कैलकुलेट करके क्या देगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखिए, गेट वॉल्यूम क्या कैलकुलेट करेगा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो बॉक्स वन की लेंथ, ब्रेथ, हाइट कैलकुलेट होकर रिटर्न हो जाएगी वो वैल्यू। लेकिन वो वैल्यू हम फिर किस में सेव कर रहे हैं? ये जो हमने, ये देखिए वॉल्यूम नाम का जो एक मेन में एक वॉल्यूम नाम का वेरिएबल ले लिया है ना, डबल टाइप का। हम क्या करेंगे, जो ये गेट वॉल्यूम से हमको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की वैल्यू मिलेगी वो हमने किस में सेव कर ली? वॉल्यूम में। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वन क्या होगा? यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा जो भी बॉक्स वन का, एंड एल मतलब अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स टू के लिए वॉल्यूम बॉक्स टू डॉट गेट वॉल्यूम। अब इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स टू, इस वॉल्यूम में नई वैल्यू बॉक्स टू की ले लेंगे, फिर एंड एल, तो रिटर्न 0। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वन 210 कैलकुलेट हो गई, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स टू 1560, दोनों की वॉल्यूम कैलकुलेट हो गई। सो क्लास मेथड्स को यदि जनरली हम कहें तो इनको क्या कहते हैं? मेथड्स आर फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू द क्लास। मेथड्स फंक्शंस को ही कहते हैं। देखिए, क्लास को या तो वेरिएबल्स बिलोंग करते हैं या फंक्शंस। तो दोनों को वैसे तो हम क्या कहेंगे? मेंबर्स ऑफ क्लास। लेकिन जो फंक्शंस हैं उनको मेथड्स भी कहते हैं। एंड देर आर टू वेज टू डिफाइन फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू अ क्लास। एक क्लास को जो फंक्शंस बिलोंग करते हैं उनको डिफाइन करने के दो तरीके हैं, इनसाइड क्लास डेफिनेशन एंड आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। या तो उनको क्लास के अंदर आप डिफाइन कर दो, मतलब उसका मेन कोड क्लास के अंदर ही लिख दो, या फिर उसको डिक्लेयर तो क्लास के अंदर कर दो लेकिन उसको डिफाइन बाहर करो। तो आउटसाइड क्लास डेफिनेशन भी होती है जो हम देख चुके हैं, बट कुछ और एग्जांपल्स देख लेंगे। इन द फॉलोइंग एग्जांपल we define a function inside the class and we named it my method। तो inside class कैसे डिफाइन करती है? ऑलरेडी हम एक कोड देख चुके हैं और एक देख लेते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। यू एक्सेस मेथड्स जस्ट लाइक यू एक्सेस एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे एक क्लास के वेरिएबल्स को हम देखते थे, एक्सेस करते थे डॉट का यूज करके, वैसे ही हम फंक्शंस को या मेथड्स को भी एक्सेस करेंगे। सो नोट में क्या है? यू एक्सेस मेथड्स जस्ट लाइक यू एक्सेस एट्रीब्यूट्स बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड यूजिंग द डॉट सिंटेक्स। तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट का यूज कर लेंगे तो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे माई क्लास ये क्लास हो गई, फिर ये एक्सेस स्पेसिफायर, फिर वॉइड मेथड या फंक्शन डिफाइन, ये हमने क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया। इसका मकसद है सिर्फ ये क्या करेगा? हेलो वर्ल्ड एज एन आउटपुट हमको शो करेगा। तो ये यहाँ पे पूरी क्लास कंप्लीट हो गई, यहाँ एक क्लास एंड कर दी हमने। फिर मेन फंक्शन लिया, माई क्लास नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए, माई ओबीजे, फिर ये माई मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तो कॉल दी मेथड, तो आपका एज एन आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यही कोड हो गया, सेम कोड। ये माई क्लास हो गई, माई मेथड नाम का ऑब्जेक्ट है, हमने इनसाइड क्लास डिफाइन कर दिया, आउटपुट ये होगा। माई ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है ये डॉट का यूज करके माई मेथड को कॉल करेगा और क्या आउटपुट आ जाएगा हमारे पास? हेलो वर्ल्ड।
ठीक है। सो ये तो इनसाइड क्लास था। अब आउटसाइड क्लास के लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं और क्लास का नाम यूज करते हैं। To define a function outside the class definition, you have to declare it inside the class and then define it outside the class. आउटसाइड क्लास के लिए क्या होता है, पहले हम डिक्लेयर तो क्लास के अंदर ही करेंगे, लेकिन उसका पूरा कोड हम कहाँ लिखेंगे, आउटसाइड दी क्लास। तो कोड लिखने को ही कहते हैं फंक्शन को डिफाइन करना। दिस इज डन बाय स्पेसिफाई। तो उसको क्लास से कैसे आप कनेक्ट दिखाओगे आउटसाइड के लिए, पहले क्लास का नाम लिखना और जो भी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का, और फिर फंक्शन का नाम। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आउटसाइड का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फंक्शन को जब हम आउटसाइड डिफाइन कर रहे होते हैं, तो माई क्लास क्लास हो गई, माई मेथड हमने यहाँ डिक्लेयर करके छोड़ दिया सिर्फ, ठीक है। इसको डिफाइन यहाँ करेंगे, तो इसका रिटर्न टाइप क्या था, वॉइड, और ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, माई क्लास को, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे और इसका कोड। बस ये नई चीज़ क्या ऐड कर दी कि किस क्लास को बिलोंग करता है और स्कोप रेजोल्यूशन। बाकी नॉर्मल रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरामीटर्स, कोड, वो सब बिल्कुल सेम टू सेम होंगे नॉर्मल फंक्शन की तरह। फिर मेन में हमने माई ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो किस क्लास को बिलोंग करता है, माई क्लास। फिर माई ऑब्जेक्ट इस माई मेथड को बुलाएगा, तो आउटपुट तो वही हेलो वर्ल्ड ही आएगा, बट यहाँ पे हमने फंक्शन को क्या किया है, आउटसाइड क्लास डिफाइन किया है। ये देखिए कोड हो गया कंप्लीट। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर क्लास माई क्लास, पब्लिक वॉइड माई मेथड, और फिर वॉइड माई क्लास, ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, माई क्लास, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, माई मेथड हेलो वर्ल्ड, फिर इंट में माई क्लास में माई ओबीजे, फिर माई ओबीजे डॉट माई मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से हेलो वर्ल्ड एज एन आउटपुट शो हो गया यहाँ पे। अब पैरामीटर्स, हम फंक्शंस में या इसमें पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड पैरामीटर्स। एग्जाम्पल, अभी तो हमने विदाउट पैरामीटर देखा फंक्शंस को, अब हम पैरामीटर पास करते हैं तो नॉर्मल जैसे फंक्शन में पास करते वैसे ही होगा। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, कार नाम की हमने एक क्लास बनाई, उसमें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर और स्पीड नाम का एक फंक्शन ले लिया, इसका रिटर्न टाइप है इंट, और इसमें पैरामीटर क्या पास किया, मैक्स स्पीड नाम का एक इंटीजर वेरिएबल। ये तो हमने फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर कर दिया स्पीड। अब इसको हम डिफाइन करेंगे आउटसाइड क्लास, कैसे करेंगे, तो ये स्पीड नाम का जो फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप क्या था, इंट, और ये किस क्लास को बिलोंग करता है, कार को, और तो कार क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऐसे लिख देंगे, फिर फंक्शन का नाम, फिर नॉर्मल चीज़ें तो नॉर्मल जैसे पैरामीटर जो भी है, मैक्स स्पीड, फिर इसका एक्चुअल कोड क्या है, ये सिर्फ इस पैरामीटर को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जो भी वैल्यू हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे और जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो वैल्यू मैक्स स्पीड को असाइन हो जाएगी और बस वही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो इंट मेन, फिर माई ओबीजे नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया जो किस क्लास को बिलोंग करता है, कार क्लास को। सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ कार, फिर इसको आउटपुट कराना तो माई ओबीजे डॉट, फिर ये हम स्पीड वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें क्या वैल्यू पास कर दी, आर्ग्यूमेंट क्या पास की, कॉल द मेथड विद एन आर्ग्यूमेंट। 200 वैल्यू है, ये आर्ग्यूमेंट इस पैरामीटर को असाइन हो जाएगी मैक्स स्पीड को, तो 200 हो गई स्पीड। तो ये मैं इसका पर्पस क्या था स्पीड वाले फंक्शन का, ये मैक्स स्पीड को हमको रिटर्न कर देगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 200, ठीक है। तो ये हो गया कोड। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्लास कार, इंट स्पीड, इंट मैक्स स्पीड हो गया। फिर ये आउटसाइड क्लास हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, स्पीड को, ये किस क्लास को बिलोंग करा, कार, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट था, ये इसके पैरामीटर्स हो गए, तो ये मैक्स स्पीड को रिटर्न कर रहा है। माई ऑब्जेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी स्पीड और 200 पैरामीटर, तो ये हमारा। अब हम देखते हैं स्टैटिक मेंबर्स ऑफ अ सी प्लस प्लस क्लास। सो स्टैटिक मेंबर्स ऑफ अ क्लास किसको कहते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले वी कैन डिफाइन क्लास मेंबर्स स्टैटिक यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं और फंक्शंस हैं, इनमें से किसी को भी हम स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, और स्टैटिक क्यों यूज़ करते हैं वो हम देख लेंगे। When we declare a member of a class as static, it means no matter how many objects of the class are created, there is only one copy of the static member. कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लो उस क्लास के, लेकिन जो स्टैटिक मेंबर है उसकी एक ही कॉपी रहती है और वही सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं।
स्टैटिक मेंबर जो है, अ स्टैटिक मेंबर इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास. All static data is initialized to 0 when the first object is created. If no other initialization is present, यदि कोई और initialization नहीं दिया तो जो static data है, जब पहली बार कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसका इनिशियलाइजेशन क्या हो जाएगा, जीरो. उसको क्या वैल्यू दे दी जाएगी, जीरो. We can't put it in the class definition but it can be initialized outside the class. इसका initialization हमेशा क्लास के बाहर होगा. ये initialization क्लास के अंदर नहीं किया जाएगा. As done in the following example. By redeclaring the static variable using the scope resolution operator to identify which class it belongs to. हमने उसको डिक्लेयर तो भले क्लास के अंदर कर दिया, लेकिन जब उसको इनिशियलाइज करेंगे, कोई वैल्यू देंगे, तो वापस से उसको हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से ये बताएंगे कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है, फिर उसकी वैल्यू जो है हम देंगे, इनिशियलाइज करेंगे. एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टैटिक मेंबर का. लेट अस ट्राई द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर्स. तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स का देखते हैं. ऐसे स्टैटिक मेथड्स भी होते हैं बट पहले डाटा मेंबर्स का देखते हैं. तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर बॉक्स नाम की हमने क्लास क्रिएट की, उसमें पब्लिक स्पेसिफायर एक स्टैटिक वेरिएबल लिया हमने इंटीजर टाइप का, उसका नाम क्या दिया हमने, ऑब्जेक्ट काउंट. फिर एक कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया, बॉक्स नाम का एक कंस्ट्रक्टर, उसमें पैरामीटर्स क्या क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, और इनके डाटा टाइप्स क्या है, डबल, क्योंकि डेसिमल में ली गई है ये वैल्यूज. फिर सी आउट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर एंड एल, नेक्स्ट लाइन आएगी. ये एल वैल्यू जो हमने यहाँ पैरामीटर में पास की है, ये एल किसको असाइन हो जाएगी, लेंथ को, बी वाली वैल्यू ब्रेड्थ को, एंड एच वाली हाइट को. ठीक है, तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की वैल्यूज मिल गई यहाँ से. क्योंकि जब भी हम कंस्ट्रक्टर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक्चुअली क्लास के नाम का ही फंक्शन होता है. जो क्लास का नाम होगा उसी नाम का जो फंक्शन बनता है उसी को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं. और जब भी ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा तो कॉल करने की ज़रूरत नहीं. जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ये जो फंक्शन होता है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. और फिर ऑब्जेक्ट में हम डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, दैट मीन्स वो डायरेक्टली किस फंक्शन में पास हो रही है, इस कंस्ट्रक्टर में. ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो बिल्कुल क्लास के नाम का ही फंक्शन होगा. और फिर हम एवरी टाइम ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड तो ऑब्जेक्ट की काउंट को क्या करेंगे, प्लस प्लस. और क्योंकि ऑब्जेक्ट की काउंट एक स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक मतलब यदि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस हो गया. तो 1+1 जैसे टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए तो ये 2 की 2 वैल्यू रहेगी, फिर थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए 3 हो जाएगी, तो 3 पे फिक्स हो जाएगी. तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स बेसिक कितने भी क्रिएट करो तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट काउंट हर बार 0 से शुरू होगी, नहीं, ये काउंट इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे. अब वॉल्यूम नाम का एक फंक्शन हमने लिया, उसका रिटर्न टाइप डबल है. ये वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को इंटू कर देगा जो हमने कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज पास की थी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की. अब देखो, अब ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को हमने क्या है, प्राइवेट डिक्लेयर किया, प्राइवेट मेंबर्स बताया इसको. ठीक है, ये है लेंथ ऑफ बॉक्स, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है. अब स्टैटिक मेंबर को हम इनिशियलाइज करेंगे, सपोज उसको 0 वैल्यू देंगे तो इनिशियलाइजेशन हमेशा कहाँ होगा, आउटसाइड क्लास. तो ऑब्जेक्ट काउंट किस क्लास को बिलोंग करा, बॉक्स को. तो ये हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके बता दिया कि ये किस क्लास को बिलोंग करा. और ये ऑब्जेक्ट काउंट किस टाइप का वेरिएबल था, इंट का. इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं हम 0 को, तो आउटसाइड क्लास इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो हमने कर दिया. अब मेन फंक्शन शुरू होगा, इसमें हमने दो बॉक्स 1 बॉक्स 2 नाम के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, बॉक्स को. और हमने जैसे ही पैरामीटर्स पास किए तो ये पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली कहाँ पास होंगे, कंस्ट्रक्टर पे, क्योंकि हमने स्पेशली कोई फंक्शन तो कॉल किया नहीं है डॉट का यूज़ करके. बॉक्स 1 बनाते ही जो पैरामीटर पास हो रहे हैं ये कंस्ट्रक्टर में पास होंगे. ये रहा, ये जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, देखिए कोई वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 2 2 आता, बट हमने अपनी तरफ से वैल्यू दे दी है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3.3, ब्रेड्थ 1.2 एंड हाइट 1.5. और फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके वॉल्यूम इसका आ जाएगा. ऐसे ही बॉक्स 2 में जैसे ही ये वैल्यूज पास की तो बॉक्स 2 वाले ऑब्जेक्ट ने कंस्ट्रक्टर को दोबारा कॉल किया, तो दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए तो कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल हुआ, 2 बार, इसीलिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 2 बार लिखा हुआ आएगा.
हर टाइम जब भी कॉल होगा तो ये सी आउट करेगा और ऑब्जेक्ट की काउंट कितनी बढ़ जाएगी, प्लस प्लस। पहले 0 थी, पर जैसे ही हमने बॉक्स 1 बनाया तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। और जब बॉक्स 2 बनाया तो ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। तो ऐसा नहीं है कि जब ऑब्जेक्ट 2 बनाएंगे तो ये वापस 0 हो जाएगा, नहीं। स्टैटिक का वही होता है कि यदि एक बॉक्स ने कुछ चेंजेस कर दी, एक ऑब्जेक्ट ने, तो वो जो भी वैल्यू होगी अब अपडेटेड वैल्यू ही रहेगी, उसमें वापस से 0 नहीं जाएगी। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट काउंट वहीं से शुरू होगा जहाँ से 1 ने छोड़ा था। 1 ने ऑब्जेक्ट काउंट को 1 पे छोड़ा था, तो बॉक्स 2 1 + 1 2 कर देगा। और यदि दूसरा तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट काउंट 2 से शुरू होगी, तो 2 + 1 3 हो जाएगी। नाउ प्रिंट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब टोटल ऑब्जेक्ट्स जब हम प्रिंट करेंगे तो उसके लिए टोटल ऑब्जेक्ट्स और फिर ऑब्जेक्ट काउंट, ये स्टैटिक वेरिएबल है तो इसको जब भी हम डिस्प्ले भी करेंगे तो क्लास के थ्रू करेंगे। क्लास का नाम किस क्लास को बिलोंग कर रहा है और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर एंड लाइन मतलब अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में। तो ऑब्जेक्ट काउंट को ना हमें किसी ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेना पड़ा, डॉट का यूज नहीं करना पड़ा कि बॉक्स 1 डॉट ऑब्जेक्ट काउंट या बॉक्स 2 डॉट ऑब्जेक्ट काउंट। इसको डायरेक्टली हम क्लास के थ्रू कॉल करते हैं, मतलब क्लास के थ्रू ही इसको डिस्प्ले कराते हैं। किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएट नहीं किया हमने, सीधा ऑब्जेक्ट काउंट को हमने क्लास से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से दिखा दिया। ठीक है, तो स्टैटिक का यही फायदा होता है कि इसको हम डायरेक्टली इनिशियलाइज वे आउटसाइड क्लास करते हैं और डायरेक्टली क्लास के नाम से इसको कॉल कर सकते हैं, इसमें वैल्यू देख सकते हैं या असाइन कर सकते हैं। सो क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए थे तो 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, इसलिए 2 बार ये लिखा गया। और ऑब्जेक्ट काउंट, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स थे तो ऑब्जेक्ट काउंट फाइनली 2 रही, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट काउंट 2 हो गई। Now, when the above code is compiled and executed, it produces the following result. इनिशियल काउंट क्या थी, ऑब्जेक्ट काउंट की 0, फिर 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर फाइनल स्टेज में जब तक ऑब्जेक्ट्स पूरे क्रिएट हुए तो ऑब्जेक्ट काउंट कितनी हो गई, 2। अब यूज केसेस फॉर स्टैटिक मेंबर्स। हियर आर द फॉलोइंग यूज केसेस। स्टैटिक मेंबर्स का यूज किधर होता है। अ सिंगलटन पैटर्न इज अ डिजाइन पैटर्न दैट मेक श्योर दैट a class has only one instance and provides a global point of access to it. सिंगलटन पैटर्न एक डिजाइन पैटर्न होता है, इसका काम होता है ये मेक श्योर करना कि एक क्लास का सिर्फ एक ही इंस्टेंस हो और एक ये ग्लोबल पॉइंट दे सके एक्सेस करने का। तो स्टैटिक मेंबर्स काम आ जाते हैं यहाँ पे। हियर स्टैटिक मेंबर्स आर परफेक्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग। इस सिंगलटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैटिक मेंबर्स बेस्ट रहते हैं, बिकॉज दे अलाउ टू मेंटेनेंस ऑफ एक सिंगल शेयर्ड इंस्टेंस क्लास का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्ट्स उसी को शेयर कर रहे होंगे। स्टैटिक मेंबर्स आर ऑफन यूज टू मैनेज शेयर्ड रिसोर्सेज और काउंटर्स। कभी शेयर्ड रिसोर्सेज या काउंटर्स का यूज हो रहा है जो सारे ही मतलब ऑब्जेक्ट्स के बीच शेयर हो रहा है, तो स्टैटिक मेंबर्स वहाँ काम आ जाते हैं। दैट शुड बी शेयर्ड अक्रॉस ऑल इंस्टेंसेज ऑफ क्लास। और इंस्टेंस किसको कहा गया इधर, ऑब्जेक्ट्स को। इंस्टेंसेज ऑफ क्लास मतलब ऑब्जेक्ट्स। स्टैटिक मेंबर्स कैन बी यूज टू स्टोर ग्लोबल कन्फिग्रेशन सेटिंग्स और कॉन्स्टेंट्स, यूजफुल फॉर मैनेजिंग अ पूल ऑफ रिसोर्सेज जैसे कैशे, डेटाबेस कनेक्शन पूल एटसेट्रा, एंड इम्प्लीमेंटिंग अ लॉगिंग सिस्टम that is shared across instances, which is shared across all instances of a class. Now static members can be used for tracking method calls. कितनी बार एक मेथड को कॉल किया गया है, क्योंकि वो काउंट फिक्स रहेगा, जैसे हमने ऑब्जेक्ट काउंट में देखा था। अब हमने स्टैटिक डाटा मेंबर तो देख लिया, अब मेंबर फंक्शन को स्टैटिक कैसे कर सकते हैं। C++ में स्टैटिक मेंबर फंक्शन। सो स्टैटिक मेंबर फंक्शन देखते हैं, इसमें फंक्शन को स्टैटिक किया गया है। Static member function in C++ is a special kind of function that belongs to the class itself rather than any। ये किसी ऑब्जेक्ट से नहीं स्पेसिफिक बिलोंग करता है, ये डायरेक्टली क्लास को बिलोंग कर रहा है। जैसे हम ऑब्जेक्ट काउंट वाले वेरिएबल को देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्लास से एसोसिएट कर रहे थे ना, जब भी बुला रहे थे तो इसको क्लास से एसोसिएट करके बुला रहे थे, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से। ऐसे ही जो मेथड होगा वो भी डायरेक्टली किससे बिलोंग करेगा, क्लास से, बजाय किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट्स उसको शेयर कर रहे होंगे, बट उसको जब भी हम रेफर करेंगे तो क्लास के नाम से। और स्टैटिक मेंबर फंक्शन के लिए स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे उसके आगे। अ स्टैटिक कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन दोज फंक्शंस, दे कैन बी डायरेक्टली कॉल्ड बाय यूजिंग जस्ट द क्लास नेम। इनको जब भी कॉल करना होगा तो सीधा क्लास का नेम, फिर वही स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और जो भी देख लेंगे अभी क्या तरीका है इसका।
विदाउट, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास विच इज एन ऑब्जेक्ट। इस फंक्शन को हम डायरेक्टली क्लास नेम से बुला सकते हैं, इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। These are only accessible within the body of the class they are defined in, thus implementing class-wide operations and certain security measures। ये within the class ही accessible रहते हैं, not outside this। Example ले लेते हैं, syntax। Here is the given syntax for static member function in C++। जैसे एक क्लास क्रिएट की, उसका नाम हमने क्लास नेम दे दिया पब्लिक, ये फंक्शन पब्लिक टाइप है, स्टैटिक कीवर्ड दे दिया, फिर इस फंक्शन का जो भी रिटर्न टाइप है, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, फंक्शन के पैरामीटर्स और ये फंक्शन का कोड। ये जनरल सिंटैक्स है स्टैटिक फंक्शन का। अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन, हियर इज द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉर द स्टैटिक मेंबर फंक्शन। वो होगा, देखो, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्लास माई क्लास पब्लिक, स्टैटिक वॉइड, जैसे डिस्प्ले मैसेज नाम का एक फंक्शन हमने लिया, इसको हमने स्टैटिक कीवर्ड से स्टैटिक फंक्शन बना दिया, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है और ये क्या आउटपुट देगा, हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारी क्लास डिफाइन हो गई इधर। फिर मेन नाम का फंक्शन, अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन को जब कॉल करना होगा तो हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, हम सीधा किस क्लास को ये बिलोंग कर रहा है, माई क्लास को बिलोंग कर रहा है, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और सीधा इस स्टैटिक फंक्शन का नाम लिख दीजिए, डिस्प्ले मैसेज, तो ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ा इधर, सो आउटपुट इज हेलो वर्ल्ड। इस कोड का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वी डिफाइन अ क्लास माई क्लास विद अ पब्लिक स्टैटिक मेंबर फंक्शन। हमने एक क्लास बनाई माई क्लास, उसमें एक स्टैटिक फंक्शन बनाया हमने, डिस्प्ले मैसेज। इस फंक्शन का मकसद क्या है, हेलो प्रिंट को आउटपुट करना, प्रिंट करना। मेन फंक्शन में यदि हम इस फंक्शन को कॉल करें तो डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। इन द मेन फंक्शन वी डायरेक्टली कॉल द फंक्शन यूजिंग द क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके हम इसको बुला ले रहे हैं। ऑब्जर्व, वी हैवंट क्रिएटेड एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास टू कॉल द फंक्शन। हमें कोई इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। हमें क्लास का कोई इंस्टेंस नहीं बनाना पड़ा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा। और फिर ऑब्जेक्ट की मदद से, जैसे डॉट का यूज़ करके हम किसी फंक्शन को कॉल करते थे, ना तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, ना उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की ज़रूरत पड़ी, हमने डायरेक्ट क्लास के नाम से बुला लिया इसको। अब की फीचर्स क्या होते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के? की फीचर्स ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन, there is no access to this pointer with static functions as they are not tied to an object instance। यहाँ पे जो this pointer का एक्सेस है ना, इसका कोई एक्सेस नहीं रहता दिस पॉइंटर पे। दिस पॉइंटर एक कॉन्सेप्ट रहता है जो आगे अपकमिंग चैप्टर में हम देखेंगे, बहुत ही जल्दी ये टॉपिक हम देखेंगे किसी चैप्टर में, दिस पॉइंटर करके। तो ये स्टैटिक फंक्शंस का कोई एक्सेस नहीं रहता दिस पॉइंटर पे, क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट से नहीं टाइड है, ये तो डायरेक्टली क्लास से टाइड है ना, मतलब क्लास से रेफर कर रहे हैं हम इसको डायरेक्टली। These functions can be invoked using a class name। क्लास नेम से हम इन फंक्शंस को कॉल कर पा रहे, ऑब्जेक्ट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो ऑब्जेक्ट की जब ज़रूरत नहीं पड़ रही तो दिस पॉइंटर की भी यहाँ पे ज़रूरत, मतलब दिस पॉइंटर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क नहीं करेगा। दे कैन ओनली वर्क विथ स्टैटिक मेंबर्स और अदर स्टैटिक फंक्शंस ऑफ द क्लास। ये जो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं ये स्टैटिक मेंबर्स के साथ ही काम करेंगे या फिर अदर स्टैटिक फंक्शंस ऑफ द क्लास। व्हेन शुड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस बी यूज्ड, इनका यूज़ कब होना चाहिए? दे आर बेस्ट suited फॉर टास्क दैट इन्वॉल्व शेयर्ड डाटा एंड लॉजिक। जहाँ शेयर्ड डाटा और लॉजिक की रिक्वायरमेंट है वहाँ ये स्टैटिक मेंबर फंक्शंस काम आते हैं। विच इज़ अनरिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहते, ये शेयर्ड बाई ऑल इंस्टेंसेज ऑफ क्लास, मतलब एक क्लास के सारे ही ऑब्जेक्ट्स इसको शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर मतलब क्लास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इसका, अलग अलग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं है। कुछ सिनेरियोज देखते हैं, हियर आर सम सिनेरियोज, जैसे मेंटेनिंग काउंटर्स एंड हैंडलिंग ग्लोबल कन्फिगरेशंस। नेक्स्ट है इन इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस मेथड्स दैट डोंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट स्टेट, जहाँ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही ना हो, सिर्फ एक इंटरफेस प्रोवाइड कराना हो तो इससे काम चल जाएगा। या यूटिलिटी और हेल्पर फंक्शंस लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डाटा वैलिडेशंस एट्सेट्रा। ठीक है, नाउ और एक कोड देखते हैं। आईओ स्ट्रीम देखिए, नेम स्पेस एसटीडी, एक मैथ ऑपरेशन नाम की क्लास ली, उसमें हमने स्क्वायर नाम का एक फंक्शन लिया, इंटीजर स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसमें पैरामीटर क्या है, नम नाम का एक पैरामीटर है इंटीजर टाइप का। ये बस स्क्वायर रिटर्न कर देगा, मतलब जो भी वैल्यू पास करेंगे उसका स्क्वायर। फिर इंट मेन स्टैंडर्ड
ये स्टैंडर्ड स्कोप रेजोल्यूशन तो ऑप्शनल है, क्योंकि अगर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यदि यूज़ किया तो इसकी ज़रूरत नहीं है। यदि ये हम नहीं यूज़ करते तो एसटीडी और ऐसे लिखते, फिर सी आउट, फिर हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ टू। स्क्वायर ऑफ टू के लिए हम डायरेक्ट इस क्लास को, इस वाले फंक्शन को बुलाएंगे। लेकिन ये फंक्शन क्योंकि स्टैटिक है, इसको बुलाने का तरीका क्या है, पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर इस फंक्शन का नाम, और अब आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर दीजिए। हमने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या पास कर दी, टू। तो टू किसको एलोकेट हो जाएगी, नम को। फिर मतलब अब नम का रिटर्न होगा नम इंटू नम, मतलब टू इंटू टू, फोर, टू का स्क्वायर हमको मिल जाएगा। और फिर ये नेक्स्ट लाइन में आउटपुट, इधर टू के बजाय कुछ भी दे दीजिए, बट इसका फिर, तो इधर हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, डायरेक्ट क्लास से हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ टू इज फोर। सो इस चैप्टर में इतना ही। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में देखा क्या क्या। सो चैप्टर नंबर 21 ऑफ सी प्लस प्लस में हमने सी प्लस प्लस क्लास के मेंबर फंक्शंस को डिस्कस किया, और मेंबर फंक्शंस इनसाइड क्लास भी डिफाइन हो सकते हैं एंड आउटसाइड ऑफ क्लास भी, तो दोनों तरीके हमने देखे। फिर कैसे मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करेंगे यूजिंग डॉट, तो उसके कुछ प्रोग्राम्स देखे। फिर क्लास मेथड्स, वही और भी एग्जांपल देखे इनसाइड एंड आउटसाइड क्लास डिफाइन करने के। पैरामीटर्स देखे, उनकी उन मेथड्स में या फंक्शंस में पैरामीटर्स कैसे ऐड करते हैं। फिर स्टैटिक मेंबर्स ऑफ सी प्लस प्लस क्लास देखा, स्टैटिक मेंबर्स का हमने एक प्रोग्राम देखा। फिर यूज केसेस फॉर स्टैटिक मेंबर्स, फिर स्टैटिक मेंबर फंक्शन देखे सी प्लस प्लस में, तो सिंटैक्स, देन कुछ प्रोग्राम्स देखे, एक्सप्लेनेशन की फीचर्स देखे, देन सो इतना ही डिस्कस किया इसमें रिगार्डिंग मेंबर फंक्शंस एंड स्टैटिक डाटा एंड मेंबर्स ऑफ सी प्लस प्लस। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।